अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स न्यू बुक 2025 ग्रेड 9 की हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और आज हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। तो उस एक्सरसाइज के लिए जो टॉपिक है वो है बाइनरी रिलेशंस। लेकिन उससे पहले रिलेशन का मतलब क्या है और उससे जो जुड़ी हुई डेफिनेशंस हैं वो हम कर लेते हैं। तो पहली डेफिनेशन है, तो रिलेशन का मीनिंग क्या है? तो पहला मीनिंग है, रिलेशन मीन्स एन एब्स्ट्रैक्ट टाइप ऑफ कनेक्शन बिटवीन टू पर्सन्स और ऑब्जेक्ट्स। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है, यानी आप किसी चीज़ को देख तो सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं, उसको टच नहीं कर सकते। एब्स्ट्रैक्ट उसको बोलते हैं। अब फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्ज़ाम्पल, टीचर का शागिर्द के साथ भी एक ज़ाहिर रिलेशन है। मदर का अपने सन के साथ रिलेशन है, हस्बैंड का उसकी वाइफ के साथ रिलेशन है, ब्रदर का उसकी सिस्टर के साथ, फ्रेंड का अपने दूसरे फ्रेंड के साथ, और एक हाउस का उसके ऑनर के साथ रिलेशन है। तो इसी तरह से मैथमेटिक्स में भी चंद ऐसे नंबर्स हैं जो रिलेशन को डिटरमिन करते हैं। तो उसमें आप देखें, जो पहले नंबर पे है वो है 5,4, और यहाँ इससे पहले ये ग्रेटर देन का साइन है। तो इसका मतलब ये कि आप कह सकते हैं कि 5 इज़ ग्रेटर देन 4, ये भी एक रिलेशन है। स्क्वायर, और फिर यहाँ पर 25,5 है, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है। लिहाजा स्क्वायर भी 25 और 5 के दरमियान रिलेशन है। स्क्वायर रूट 2 और 4 के दरमियान रिलेशन है, बिकॉज 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। और इक्वल, तो हम कह सकते हैं कि 2 क्रॉस 2 4 के इक्वल होता है, तो इक्वल भी एक रिलेशन है टू नंबर्स के दरमियान। अच्छा, तो रिलेशन की जो दूसरा मतलब है तो वो है, अ रिलेशन इज़ एनी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। आप देख सकते हैं इन चारों एग्जांपल्स में ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। 5,4, तो दो नंबर्स हैं और दोनों को हमने ओपन ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर है। तो ऑर्डर्ड पेयर का जो सेट होता है उसे हम रिलेशन कहते हैं। तो रिलेशन की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। इसके बाद है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, जैसा कि एक्स कॉमा वाई है, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी एंड इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी हम दो नॉन एम्प्टी सेट्स को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, और इसके अंदर मल्टीप्लाई हम इस तरह से करेंगे कि उनके जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे एक्स कॉमा वाई की शक्ल में। तो सिम्बॉलिकली इसको हम लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, सच दैट एक्स ए से भी होगा एंड एक्स बी से भी होगा। ठीक है, या आप यूँ कह लें कि ये वाई बी से होगा। अच्छा, इसके बाद है बाइनरी रिलेशन। एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड अ बाइनरी रिलेशन। तो जो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे उसका कोई भी आप एक हिस्सा निकाल लें, सबसेट निकाल लें, वो होगा बाइनरी रिलेशन, या आप इसको सिंपली रिलेशन भी बोल सकते हैं। जो ऊपर हमने उसका मीनिंग समझा था रिलेशन का, तो यहाँ पर आप देखें उसकी डेफिनेशन भी आ गई। तो सिंपली रिलेशन भी बोल सकते हैं, या आप इसको बाइनरी रिलेशन भी बोल सकते हैं। बाइनरी इसलिए क्योंकि बाई मीन्स टू होता है, तो यहाँ पर दो सेट्स का रिलेशन बाइनरी रिलेशन होगा। अ रिलेशन इज डिनोटेड बाय द लेटर आर, स्मॉल आर। तो रिलेशन को हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद है डोमेन। डोमेन क्या होती है? द सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स फॉर्मिंग अ रिलेशन इज कॉल्ड इट्स डोमेन। तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में, उनके अगर हम पहले एलिमेंट्स लिख के सेट की शक्ल दे दें, वो होगी उस सेट की डोमेन। तो डोमेन को, किसी भी रिलेशन आर की जो डोमेन होती है उसे हम डोम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हम आगे जाके डोमेन और रेंज को भी इनके क्वेश्चंस भी करेंगे हम। तो हम क्या करेंगे, किसी सेट में से हम ऑर्डर्ड पेयर के पहले पहले एलिमेंट निकालते जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास दो ऑर्डर्ड पेयर हैं 1 2 और 2 4, तो इस ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट 1 है और यहाँ से 2 है। तो अगर मैं इनको 1 2 को इस सेट में लिख दूँ तो ये सेट क्या होगा? डोमेन होगा। इसी तरह से रेंज क्या होती है? अगर आप इसी ऑर्डर पेयर से दूसरे एलिमेंट निकाल लें, यानी इस ऑर्डर पेयर से 2 और दूसरे ऑर्डर पेयर से 4, तो 4,2,4 अगर आप इसको करली ब्रैकेट्स में लिख दें तो ये इसकी क्या होगी? रेंज होगी। तो रेंज क्या है? द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर्स
फॉर्मिंग अ रिलेशन इज कॉल्ड इट्स रेंज, और रेंज को हम रेंज आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद है रिलेशन इन ए। तो अगर ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है तो जो सब सेट होगा ए क्रॉस ए वही रिलेशन इन ए होगा। यानी पहले हम अगर ए क्रॉस बी करते थे तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, लेकिन अगर हम ए क्रॉस ए कर देंगे तो वो होगा ए में ही रिलेशन। ठीक है, रिलेशन इन ए। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डर्ड पेयर्स। बच्चों ये डेफिनेशन बुक में तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डेफिनेशन, एन ऑर्डर्ड पेयर इज़ द पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स रिटन इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर यूजुअली रिटन एज एक्स कोमा वाई। तो ऑर्डर पेयर हम देख चुके हैं किस तरह से थे। सिंपल ऑर्डर पेयर तो एक्स कोमा वाई भी हो सकता है, ए कोमा बी भी हो सकता है, या इसके अलावा हमने देखा था ग्रेटर देन, और यहाँ पर हमने लिखा था 5,4। तो हमने कहा कि 5 इज़ ग्रेटर देन 4 है, तो ये एक रिलेशन है। तो 5,4 क्या है, ये एक ऑर्डर पेयर है। इसके बाद है एब्सिसा। तो ईच ऑर्डर पेयर कंसिस्ट ऑफ टू कोऑर्डिनेट्स। आप देख सकते हैं हर ऑर्डर पेयर में दो एलिमेंट्स हैं, पहला ए है दूसरा बी है, या पहला एक्स है दूसरा वाई है। तो एक्स और वाई दो कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो उसमें जो एक्स कोऑर्डिनेट है पहला पहला, या आप यूँ कह लें कि अगर हम ग्राफ बनाएं तो उसमें जो एक्स एक्सिस होगा या उनकी जो एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ होंगी उन्हें हम कहेंगे एब्सिसा। और इसको हम, ये बेसिकली क्या होती है, ऑर्डर पेयर की बेसिकली इनपुट होती है। ठीक है, रिलेशन में जो इनपुट होती है उसे हम एब्सिसा कहते हैं। और ऑर्डिनेट क्या होता है, ये वाई की वैल्यूज़ होती हैं। वाई कोऑर्डिनेट जो होता है इसे हम कहते हैं ऑर्डिनेट, और ये बेसिकली आउटपुट होती है, या इसको हम रेंज भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने अभी पढ़ा ना डोमेन और रेंज। तो डोमेन को आप एब्सिसा भी कह सकते हैं, और रेंज को आप ऑर्डिनेट भी कह सकते हैं। चलिए जी बच्चों, अब है हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन। तो लेट कर लें ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स सच दैट, पहली कंडीशन क्या है इसकी कि एफ एक रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, दैट इज से पहले वाला जो भी लिखा था फ्रेज उसका मीनिंग आगे बता रहा है कि एफ इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, तो उसका कोई सबसेट आप निकालेंगे, वो सबसेट तो रिलेशन तो होगा, वही रिलेशन फंक्शन बन जाएगा अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं। क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, कि डोमेन ऑफ एफ अगर ए के बराबर हो। ठीक है, पहला सेट हमारे पास ए होगा, दूसरा सेट बी होगा। तो अगर हमारी डोमेन पूरी की पूरी ए के बराबर हो तो पहली कंडीशन यही होगी फंक्शन के होने की। बच्चों अगर हमारी डोमेन, ठीक है, वैसे तो हमारी डोमेन ए से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हमारी फंक्शन की डोमेन लेस हो जाए ए से तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो ये पहली कंडीशन है कि जो डोमेन ऑफ एफ है वो एग्जैक्टली ए के बराबर होनी चाहिए, ना ए से ज़्यादा ना ए से कम। ए से कम तो होनी नहीं चाहिए ना। और जो इसमें दूसरी कंडीशन है, यानी दूसरी के बाद तीसरी कंडीशन, वो है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर्स ऑफ एफ आर इक्वल। जितने भी आप ऑर्डर पेयर लिखेंगे उन हर ऑर्डर पेयर के जो पहले एलिमेंट्स हैं वो बराबर नहीं होने चाहिए, वो एक जैसे नहीं होने चाहिए। तो फिर वो जो रिलेशन है वो फंक्शन नहीं होगा। तो फॉर एग्जांपल ये देखें, ये जो ग्रीन में मैंने दो सेट्स लिखे हैं, इसमें जो पहला सेट है उसमें 3 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। तो आप देखें इसका जो पहला एलिमेंट है वो ए है, दूसरा एलिमेंट सी है, और इसका तीसरा एलिमेंट, इस तीसरे ऑर्डर पेयर में जो पहला एलिमेंट है वो ई है। तो ए सी और ई ये तीनों डिफरेंट है, लिहाजा ये जो ऑर्डर पेयर का जो सेट है ये क्या है, एक फंक्शन है। दूसरा सेट देखें, पहले ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट ए है, दूसरे ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट सी है, तीसरे ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट ए है। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों ए सेम हो गए। इसका मतलब है कि ये जो सेट मैंने ये लिखा है ये फंक्शन नहीं है। तो वो कहते हैं फंक्शन इज ऑल्सो रिटन एज एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। टाइप्स ऑफ फंक्शंस, तो पहली टाइप है इन टू फंक्शन की। तो इफ़ अ फंक्शन एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज़ सच दैट, कि अगर फंक्शन की रेंज बी का सबसेट हो तो, या बी का प्रॉपर सबसेट हो तो, या आप यूँ कह लें कि जो फंक्शन की रेंज है वो बी के बराबर ना हो, तो हम कहेंगे कि फंक्शन जो है वो, तो हम कहेंगे कि f इज़ सेट टू बी अ फंक्शन फ्रॉम इन टू बी, या आप इसको आसान अल्फाज में ये कह लें कि वो फंक्शन इन टू फंक्शन होगा। ठीक है, तो जी यहाँ पर एक आप देख लें कि एक बॉक्स है, इसके अंदर कुछ मैंने दो एलिमेंट्स बनाए। यहाँ पर ये पहला सेट ए है, दूसरा सेट बी है। पहले सेट के एलिमेंट्स हैं 1 3 5, और बी सेट के एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8। बच्चों यहाँ पर ये सेट तो ए है, लेकिन डोमेन क्या है,
तो याद रखें, जब मैपिंग, वो एलिमेंट्स जो मैपिंग में शामिल हैं, जो इमेजेस में शामिल हैं, वो डोमेन होगी। और इसी तरह से बी में भी जो एलिमेंट्स मैपिंग का हिस्सा हैं वो रेंज होगी। और अदरवाइज वो सेट बी होगा। सेट बी को आप को डोमेन भी बोलते हैं कभी कभी। ठीक है, अब देखें 1 3 5, ये तीनों ए में हैं, तो ये तीनों ए के बराबर भी हैं, और ये तीनों के तीनों डोमेन हैं। इसका मतलब ये कंडीशन तो फुलफिल हो गई कि जो एफ़ की डोमेन है वो एग्जैक्टली ए के बराबर होनी चाहिए। ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। और नंबर 2 के जो हर ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट है वो एक जैसा नहीं होना चाहिए। तो आप देखें ए के अंदर तीनों एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, ए के तीनों एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, लिहाजा ये फंक्शन होगा। ठीक है, लेकिन ये कौन सा फंक्शन है? ये इनटू फंक्शन है, क्योंकि इनटू फंक्शन कहता है कि जो फंक्शन की रेंज है वो बी का हिस्सा होनी चाहिए, बी के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो आप देखें बी की रेंज क्या है? बी की रेंज है 2 4 6, क्योंकि मैपिंग इसी पे हो रही है। 1 मैप्स टू 2, 3 मैप्स टू 4, 5 मैप्स टू 6, राइट। लेकिन जो 8 है वो मैपिंग का हिस्सा नहीं है। तो हमारा जो बी है वो है 2 4 6 8, लेकिन जो हमारी रेंज है वो सिर्फ 2 4 6 है। तो ये जो 2 4 6 है ये इसका हिस्सा बन गई, ये इसका प्रॉपर सबसेट बन गई, लिहाजा ये इन टू फंक्शन होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है 1 1 फंक्शन की, और कहीं ना कहीं इसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, लेकिन वो ख़ास कंडीशन होती है। तो इफ़ अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए इन टू बी, इसका क्या मतलब है? यहाँ से लेकर यहाँ तक का मतलब है कि फंक्शन इन टू है, इज सच दैट सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ नो टू ऑफ इट्स ऑर्डर्ड पेयर्स आर सेम, देन इट इज़ कॉल्ड एन इंजेक्टिव फंक्शन। तो जो हर ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है, यानी ये जो बी सेट की बात हो रही है, बी सेट है ना हर ऑर्डर पेयर का पहले दूसरा एलिमेंट, अगर मैं इसको ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखूँ तो 1 जो है ए पे मैप हो रहा है तो ये बन जाएगा 1 ए, 2 बी पे मैप हो रहा है तो ये बन जाएगा 2 बी। ठीक है, और इसका मतलब ये जो ए बी है ये हर ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट है, तो ये एक्चुअली बी का हिस्सा है। तो अगर ये बी के एलिमेंट्स डिफरेंट होंगे तो फिर तो ये डेफिनेशन 1 1 फंक्शन की बनती है। अगर ये दोनों सेम हो गए, यानी अगर इसमें बी सेट में अगर ए 2 बार आ गया तो फिर ये इन टू फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली फंक्शन का इन टू होना भी लाजमी है, और हर ऑर्डर पेयर का जो दूसरा एलिमेंट है वो सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब हम कहेंगे ये फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन है। बच्चों, इंजेक्टिव फंक्शन वो होता है जो एक ही टाइम पर 1 1 भी हो और इन टू भी हो, तो इन दोनों को मिला के हम कहते हैं कि ये क्या है? इंजेक्टिव फंक्शन है। रही बात 1 1 फंक्शन की, तो 1 1 फंक्शन का मतलब 1 कोरेस्पॉन्ड्स 1, एक नंबर का आंसर एक ही नंबर आएगा। ठीक है, वेरी सिंपल। तो आप देख सकते हैं कि ये 1 1 भी है। देखिए 1 ए पे मैप हो रहा है, 2 बी पे मैप हो रहा है, तो 1 वैल्यू पे 1 आंसर आ रहा है, लिहाजा ये 1 1 फंक्शन भी है। और इन टू इसलिए है क्योंकि जो हमारी रेंज है वो सिर्फ ए और बी है, मैपिंग क्योंकि इसी पे हो रही है, और जो बी सेट है वो ए भी है, बी भी है, सी भी है। तो आप देखें ए बी मुकम्मल तौर पर इसका हिस्सा है, इसका प्रॉपर सबसेट है, लिहाजा इसमें ये फंक्शन 1 1 भी है, इन टू भी है, तो इसका मतलब ये फिर इंजेक्टिव फंक्शन भी होगा। इसके बाद है ऑन टू फंक्शन, या इसको हम सरजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। तो इफ़ अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज़ सच दैट कि अगर पूरी की पूरी रेंज फंक्शन बी सेट के बराबर आ जाए, या आप यूँ कह लें कि एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज़ द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए, तो अब तब हम कहेंगे कि फंक्शन हमारा क्या है? ऑन टू है, या फिर इसको हम सरजेक्टिव फंक्शन भी कह सकते हैं। तो बड़ा सिंपल सा है, जितने भी मैपिंग बी पर जाएगी उसको हम रेंज बोलेंगे, वो एग्जैक्टली बी के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब बी का कोई एलिमेंट मैपिंग से खाली नहीं होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन है। डायग्राम देखें, C1 मैप्स टू M1, C2 मैप्स टू ऑल्सो M1 एंड C3 मैप्स टू M2। M1 और M2 ये दोनों फिल हो गए, ये दोनों पे मैपिंग हो रही है, लिहाजा हमारी जो रेंज है वो बी के बराबर आ गई, तो ये फंक्शन क्या है? ऑन टू है, या इसको आप सरजेक्टिव फंक्शन भी कह सकते हैं। इसके बाद है बाइजेक्टिव फंक्शन। A function from A to B is said to be a bijective if it is both 1 1 and on 2। अगर फंक्शन 1 1 भी हो और on 2 भी हो तो फिर हम उस फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, या आप इसको कह लें कि फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड 1 1 कोरेस्पोंडेंस बिटवीन द सेट्स A एंड B। ठीक है, तो इसकी डायग्राम देखें, ए सेट है ए बी सी, जिसको डोमेन भी बोलेंगे हम,
और बी सेट है एक्स वाई जी। तो एक्स वाई जी तीनों पर मैपिंग हो रही है, तो ये तीनों के तीनों क्या है, रेंज भी है, और तीनों के तीनों बी के एलिमेंट्स भी हैं। तो इस केस में हमारी जो रेंज है वो बी के बराबर है, और हर वैल्यू एक ही वैल्यू पे मैप हो रही है, लिहाजा ये वन वन भी है और ऑन टू भी है। तो इसको हम क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। ठीक है। इसके बाद है लीनियर फंक्शंस। तो फंक्शन किस तरह के फंक्शन होंगे, एक्स वाई ब्रैकेट में ऑर्डर पेयर में, सच दैट y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो आप देखें इसमें जो वेरिएबल x है इसकी मैक्सिमम पावर वन है। तो ऐसा लीनियर पोलिनोमियल, ऐसी इक्वेशन या ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर वन से ज़्यादा ना हो, तो ऐसे फंक्शन को या ऐसी इक्वेशन को ऐसे फंक्शन को लीनियर फंक्शन और ऐसी इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो ये हमारा फंक्शन क्या होगा, लीनियर फंक्शन होगा, बिकॉज इसका जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो स्ट्रेट लाइन वाला जो ग्राफ होता है, फ़र्ज़ करें कि ये वो स्ट्रेट लाइन है, तो इस तरह के ग्राफ को हम लीनियर ग्राफ भी कहते हैं, या इस फंक्शन को हम लीनियर फंक्शन कहते हैं। क्वाड्रेटिक क्या होगा, जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर टू, एग्जैक्टली टू होनी चाहिए। ठीक है। तो एक्स कॉमा वाई सच दैट y इक्वल्स ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। इसमें x की मैक्सिमम पावर टू है, लिहाजा ये क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा। तो ये इसकी थ्योरी थी एक्सरसाइज 3.3 की। अब इसके क्वेश्चंस हम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखें 3.3 का, फॉर a इक्वल्स टू 1 2 3 4 फाइंड द फॉलोइंग रिलेशंस इन a के अंदर इसी a का रिलेशन हमें बनाना है। तो बच्चों देखें ज़रा, a की वैल्यू है 1 2 3 4 क्रॉस, अगेन a की वैल्यू है 1 2 3 4। तो इसका रिलेशन क्या होगा, पहले इस वन को उठाएं और 1 2 3 4 चारों से मल्टीप्लाई करें, लेकिन ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4। अब टू की बारी, तो 2 1 2 2 2 3 2 4। अब थ्री की बारी, तो 3 1 3 2 3 3 4। अब फोर की बारी, तो 4 1 4 2 4 3 4 4, और ये करली ब्रैकेट्स। तो ये है रिलेशन ऑफ ए इन ए, जिसकी हमने डेफिनेशन भी अभी पढ़ी थी। ए इन ए या ए क्रॉस ए भी आप इसको कह सकते हैं। अच्छा, अब रिलेशन तो हमने फाइंड कर लिया। अब यहाँ पर फोर पार्ट्स हैं, फोर क्वेश्चंस हैं। तो कहता है कि इन चारों की डोमेन और रेंज बताएं। ठीक है, पहले हमें इन चारों के ये फंक्शंस निकालने हैं और फिर उनकी डोमेन और रेंज बतानी है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है एक्स कोमा वाई सच दैट वाई इक्वल्स टू एक्स। तो ये जो हमने रिलेशन बनाया अभी ए इन ए या ए क्रॉस ए, इसमें हमने वो ऑर्डर पेयर चुन लेने हैं जिनमें एक्स और वाई दोनों बराबर हैं। तो बड़ा सिंपल सा है, 1 1 एक्स भी वन है वाई भी वन है, 2 2 एक्स भी टू वाई भी टू, इसी तरह से 3 3 एंड 4 4। तो आप देख सकते हैं कि ये चारों के चारों में एक्स और वाई बराबर हैं। तो इनकी डोमेन क्या होगी, तो हमने पढ़ा हुआ है कि डोमेन क्या है, हर ऑर्डर पेयर के जो पहले एलिमेंट्स हैं वो डोमेन होती है। तो इस ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट वन है, इसका टू है, यहाँ थ्री है, यहाँ फोर है। तो ये आ जाएगा 1 2 3 4। और जो रेंज है उसमें भी आप देखें 1 2 3 4। तो इसकी डोमेन और रेंज क्या है, इक्वल है। सेकंड पार्ट है एक्स कोमा वाई सच दैट वाई प्लस एक्स इक्वल्स 5। यानी आप दोनों वैल्यूज़ ऐड करें तो आंसर 5 आना चाहिए। तो इसके अंदर आप देखें जो 1 4 है ये भी 5 के बराबर होता है, 2 3 भी 5 के बराबर होता है, 3 2 भी 5 के बराबर होता है, एंड 4 1 भी 5 के बराबर होता है, इसी ए क्रॉस ए में से। तो इसकी डोमेन क्या होगी, 1 2 3 4, हर ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट 1 2 3 4, एंड इसकी जो रेंज होगी 4 3 2 1। तो आप इसको भी तरतीब से लिखेंगे 1 2 3 4। तो इसकी भी डोमेन और रेंज क्या होगी, एक जैसी होगी। पार्ट थ्री देखें, एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इज़ लेस देन 5। तो आपने वो एलिमेंट्स उठाने हैं जिनमें एक्स और वाई को जमा करें तो आंसर 5 से कम होना चाहिए, जैसा कि 1 1 1 2 1 3। ठीक है, इसके बाद 2 1 2 2
और इसके बाद क्या आएगा 3,1, ठीक है 3,1, और इसके बाद क्या आएगा, हाँ जी यही होंगे। इसके अलावा जितने भी ऑर्डर पेयर हैं वो सारे के सारे उनको हम ऐड करें तो आंसर क्या आएगा 5 से ग्रेटर आएगा। आप देखें 1+1 क्या होता है 2 होता है, 5 से कम है। 1+2 3 होता है, 5 से कम है। 3+1 4 होता है, <<5 है। 2+1 3 होता है, 2+2 4 है, 3+1 4 है। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स को जमा करें तो आंसर 5 से कम आता है। तो इसमें डोमेन क्या होगी, हर ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट 1 1 2 2 3, तो 1 भी एक दफ़ा, 2 भी एक दफ़ा, 3 भी एक दफ़ा। तो ये बन गया डोमेन का सेट। रेंज क्या है, यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से फिर 1, यहाँ से फिर 2, इसका मतलब 1 2 3 होगा अगेन। तो ये हमारी रेंज की वैल्यू आ गई, रेंज का सेट आ गया। इसके बाद पार्ट 4 है एक्स वाई सच दैट x+y इज़ ग्रेटर देन 5। अब आपने वो एलिमेंट्स उठाने हैं हर ऑर्डर पेयर को जिन ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स ऐड करें तो आंसर 5 से ग्रेटर आना चाहिए। तो 2 4 से स्टार्ट करें, 2+4 6 होता है ना। इसके बाद 3 3, इसके बाद 3 4, देन वी हैव 4 2, देन 4 3, देन 4 4। तो ये आ गया रिलेशन। अब इसमें जो डोमेन है वो आप लिखेंगे 2 3 4, हाँ जी 2 3 4, और जो रेंज है वो देखें 4 3 2। तो इसको भी आप लिख सकते हैं 2 3 और 4। तो आप देख सकते हैं दोनों की डोमेन और रेंज एक जैसी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स रिप्रेजेंट फंक्शंस एंड ऑफ विच टाइप। तो पहली डायग्राम देखें बच्चों, इसमें जो ए सेट है उसमें मैपिंग, उसमें तमाम एलिमेंट्स की मैपिंग हो रही है बी की तरफ से। तो 1 मैप्स टू ए एंड 1 मैप्स टू बी, 2 मैप्स टू सी, 3 मैप्स टू डी। तो ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है ये फंक्शन नहीं होगा क्योंकि जो डोमेन का एलिमेंट है वो दो दो आंसर दे रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैं इसको ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखूं तो 1 ए 1 बी आएगा, ठीक है। अगर हम पहले सवाल की बात करें तो 1 ए 1 बी। अब आगे वाला पेयर आप लिखें जना लिखें, यहीं से हमें पता चल गया कि ये फंक्शन नहीं है क्योंकि इस ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट भी 1 है, इस ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट भी 1 है, और हमने फंक्शन की कंडीशन पढ़ी थी कि जो हर ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट है वो सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये फंक्शन नहीं होगा। सेकंड देखें, ए मैप्स टू 1, ए मैप्स टू 1, बी मैप्स टू 3, सी मैप्स टू 5। तो ये बिल्कुल ठीक है, ये फंक्शन है, रिलेशन भी है, फंक्शन भी है। अब ये फंक्शन है कौन सा, तो ये फंक्शन बच्चों ये है 1 1 फंक्शन, बिकॉज एक वैल्यू पे एक ही आंसर आ रहा है, लिहाजा ये होगा 1 1 फंक्शन। एंड आप देखो कि इस b की जो रेंज है वो इसी b के बराबर है, 1 3 5 b के बराबर भी है, 1 3 5 पर मैपिंग हो रही है तो ये रेंज भी है। इसका मतलब है कि जो रेंज है इस फंक्शन की वो एग्जैक्टली b के बराबर है। तो ये फंक्शन क्या होगा, ऑन टू होगा। और जो फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो उसे हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, लिहाजा ये क्या होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, ठीक है। जो थर्ड पार्ट है उसकी डायग्राम देखें सेकंड से मैच कर रही है, लिहाजा ये भी क्या होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। पार्ट 4 में देखें, एल मैप्स टू एक्स, एम मैप्स टू ऑल्सो एक्स, एन मैप्स टू जेड। तो ए के सारे एलिमेंट्स मैपिंग में शामिल हैं, तो इसका मतलब अब ये फंक्शन होगा। और ये फंक्शन फिर कौन सा है, आप देखें जो b है वो x y z के बराबर है, लेकिन जो हमारी रेंज है वो सिर्फ x और z के बराबर है क्योंकि y पर तो मैपिंग हो नहीं रही, तो y जो है रेंज में शामिल नहीं है। तो रेंज हमारी इस b से छोटी है, लिहाजा ये फंक्शन क्या होगा, इनटू फंक्शन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इफ़ g of x equals 3x plus 2 and h of x equals x square plus 1 then find। ये 6 हमने सवाल हैं, ये 6 इन सब की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो g of x सबसे पहले देखें, g of x equals 3x plus 2, इसका फर्स्ट पार्ट है g of 0 हमने फाइंड करना है। तो बड़ा सिंपल है, आपने g of x वाले फार्मूले में फंक्शन में x की जगह 0 पुट कर देना है। तो g of 0 इक्वल्स
3 इंटू ज़ीरो प्लस टू, ठीक है। इस एक्सप्रेशन में x की जगह 0 पुट कर दें, तो 3 इंटू ज़ीरो ज़ीरो होता है, 0 प्लस टू, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। g ऑफ -3, तो -3 पुट कर दें इस पहले फंक्शन में, इस फंक्शन में, तो 3 इंटू -3 प्लस टू, -3 3 ज़ा 9 प्लस टू, तो -9 प्लस टू इज़ इक्वल टू -7। तो पार्ट 3 में x 2/3 के बराबर है, तो 2/3 पुट कर दें इस ऊपर वाले एक्सप्रेशन में, तो g ऑफ x इक्वल्स 3x प्लस टू, तो 3 इंटू एक्स की जगह 2/3 पुट कर दें, इसके बाद +2 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल करें, तो 2 + 2 क्या होगा, 4 के बराबर होगा। इसके बाद h ऑफ x बराबर है x² + 1, तो h ऑफ 1 क्या होगा, x की जगह 1 पुट कर दें, तो 1 का स्क्वायर + 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 + 1 2 होगा। इसके बाद है h ऑफ -4, तो x की जगह -4 पुट करें, तो -4 का स्क्वायर + 1, -4 का स्क्वायर 16 होगा, +1, और ये बराबर होगा 17 के। इसके बाद h ऑफ -1/2 है, तो x की जगह -1/2 पुट करें h ऑफ x के फार्मूले में, तो x की जगह -1/2 होल स्क्वायर + 1, माइनस स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, और ये आ जाएगा +1। इसका एलसीएम ले लें तो 4 आ जाएगा, 4 का जो नोमिनेटर है वो 1 होगा, 4 ये 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा +4, 4 + 1 इज़ 5, सो दिस इज़ 5/4। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, गिवन दैट f of x equals ax + b + 1 where a and b are constant numbers, if f of 3 equals 8 and f of 6 equals 14, then find the values of a and b। तो हमारे पास फंक्शन है ax + b + 1, तो पहले आप इसमें f of 3 equals 8 यूज़ करें, यानी x की जगह 3 पुट करें, तो ये बन जाएगा एट, आप लिखेंगे एट f of 3 equals 8, तो x की जगह 3 पुट करें, इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 1 का, तो इक्वेशन 1 में x की जगह 3 पुट करें तो ये बन जाएगा f of 3, a इंटू एक्स की जगह 3 आ जाएगा प्लस b + 1, f of 3 बचो 8 के बराबर है, तो इस f of 3 की जगह 8 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3a + b + 1, 1 को इस साइड पे आए लेके आए, तो 8 - 1 इक्वल्स 3a + b, तो यहाँ से 3a + b जो है 7 के बराबर आ जाएगा, इसे कह दें इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास f of 6 भी है, तो एट f of 6 equals 14, तो इक्वेशन 1 में x की जगह 6 पुट करें, तो इक्वेशन 1 बन जाएगी f of 6 equals a इंटू एक्स की जगह 6 आ जाएगा, इसके बाद b है, फिर 1 है, तो f of 6 14 के बराबर है, तो यहाँ आ जाएगा 14, दिस इज़ 6a + b + 1, 1 को इस साइड पे लेके आए तो 14, यहाँ पर 1 माइनस हो जाएगा, तो 6a + b आ जाएगा, और यहाँ से 6a + b जो है ये 13 के बराबर होगा, इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ से आप देखें दो इक्वेशंस आ गई, 2 और 3, तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दूँ, मैं लिख दूँ 2 - 3, तो इक्वेशन 2 है 3a + b = 7, एंड इक्वेशन 3 है 6a + b = 13। तो जब माइनस करेंगे तो नीचे वाली वैल्यू के, नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज होंगे, ये माइनस हो जाएगा प्लस की बजाय, ये प्लस का था माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस का था माइनस हो जाएगा, तो प्लस b माइनस b कैंसिल हो गए, -6a + 3a, दिस इज़ -3a, -13 + 7, दिस इज़ -6, तो -3 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन को, ये -3 से कैंसिल हो जाएगा, तो a इज़ इक्वल टू -6/-3, माइनस ये माइनस भी कैंसिल, एंड 6/3 बचो क्या होता है, 2 के बराबर होता है, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब इस a की वैल्यू को आप चाहें तो 2 में पुट कर दें, चाहें 3 में पुट कर दें, चलें हम इसको 2 में पुट कर देते हैं, तो इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी, इक्वेशन 2 है 3a + b = 7, तो a की जगह 2 पुट करें, तो 3 × 2 + b = 7, तो 3 × 2 = 6 + b = 7, एंड b इज़ इक्वल टू 7, ये प्लस का 6 था इधर आके माइनस हो जाएगा, तो b इज़ इक्वल टू 7 - 6 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो b इज़ इक्वल टू 1 भी हमारा आंसर है, a इज़ इक्वल टू 2 भी हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, गिवन दैट g of x equals ax + b + 5 where a and b are constant numbers, अगर g of -1 0 है और g of 2 10 है, तो a और b की वैल्यूज़ फाइंड करें। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा है,
तो g ऑफ x हमारे पास है ax प्लस बी प्लस 5, इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसके अलावा हमारे पास g ऑफ -1 0 के बराबर है, तो आप इक्वेशन 1 में x की जगह -1 पुट करें तो ये बन जाएगा g ऑफ -1 इक्वल्स a इंटू एक्स की जगह -1 आ जाएगा प्लस b प्लस 5, g ऑफ -1 0 के बराबर है, इसको आप 2 का चले नाम दे दें। तो यहाँ पर इक्वेशन 2 की वजह से g ऑफ -1 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा -a प्लस b प्लस 5, तो -a इधर भेजें प्लस a हो जाएगा, प्लस b इधर भेजें -b हो जाएगा, 5 अपनी जगह पड़ा है, इसे कह लें इक्वेशन नंबर 3। नाउ अब हमारे पास g ऑफ 2 इक्वल्स 10 भी तो है, तो g ऑफ 2 इक्वल्स 10, इसे कह दें इक्वेशन नंबर 4। अब इसी वजह से जो हमारी इक्वेशन 1 है उसमें x की जगह 2 पुट करें, तो g ऑफ x की जगह 2 आ जाएगा, a इंटू 2 प्लस b प्लस 5, g ऑफ 2 बचो इक्वेशन 4 की वजह से 10 के बराबर है, तो यहाँ 10 आ जाएगा, 2a प्लस b प्लस 5, तो 5 उधर भेजें तो 10 माइनस 5 इक्वल्स टू 2a प्लस b, तो 10 माइनस 5 इक्वल्स 2a प्लस b, एंड इसको आप लिख सकते हैं 2a प्लस b इक्वल टू 5, इसे कह लें इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 5 देखें, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, अगर हम 3 और 5 को ऐड कर दें तो इक्वेशन 3 क्या है, a माइनस बी इज़ इक्वल टू 5, एंड इक्वेशन 5 क्या है, 2a प्लस बी इज़ इक्वल टू 5। तो अब हम इनको ऐड करेंगे तो साइन चेंज नहीं होंगे, तो माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएंगे, a में 2a ऐड करें, दिस इज़ 3a, 5 में 5 ऐड करें 10 हो जाएगा। अब दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दें क्योंकि हमें a चाहिए, तो 3 से डिवाइड कर दें तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 10/3। अब ये a की वैल्यू आप चाहें तो 5 में पुट करें, चाहें 3 में पुट कर दें। चलें 3 आसान है, 3 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 3 क्या है, a माइनस बी इज़ इक्वल टू 5, a की जगह 10/3 पुट करें, तो 10/3 माइनस बी इज़ इक्वल टू 5, माइनस बी है ये राइट साइड पे जाएगा प्लस b हो जाएगा, तो 10/3 माइनस 5 इज़ इक्वल टू प्लस b, एंड एलसीएम ले लें, 3 आ जाएगा एलसीएम, तो 3 के ऊपर जो 10 है वो एज इट इज़ रहेगा, माइनस ये 3 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 5 इज़ 15, दिस इज़ प्लस b, 10 माइनस 15 माइनस 5 होता है, तो आंसर क्या आ गया, -5/3, तो ये b की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल्स 5x प्लस 2, अगर f ऑफ x 32 के बराबर है तो बताएं x की वैल्यू क्या होगी। तो f ऑफ x इक्वल्स 5x प्लस 2, इसे नाम दे दें 1 का, एंड ऑल्सो f ऑफ x इक्वल्स 32, इसे नाम दे दें 2 का। तो आप देखें इक्वेशन 1 भी f ऑफ x के बराबर, इक्वेशन 2 भी f ऑफ x के बराबर, तो फिर इसका मतलब है कि दोनों की जो वैल्यूज़ हैं वो भी बराबर होंगी। तो कंपेयर करें, अगर हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयरिंग 1 एंड 2, तो f ऑफ x की जो वैल्यू है इक्वेशन 1 में वो है 5x प्लस 2, और इक्वेशन 2 में जो f ऑफ x की वैल्यू है वो है 32, तो दोनों बराबर होंगी ना। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 5x इक्वल्स टू 32, ये 2 इधर आके -2 हो जाएगा, तो 32 माइनस 2 इज़ 30, एंड दिस इज़ 5x। नाउ x के साथ 5 है तो 5 से डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन को, 5 से 5 कैंसिल करें, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 6 ज़ा 30 होता है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, कंसीडर द फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स cx² प्लस d वेयर c एंड d आर कॉन्स्टेंट नंबर्स, if f of 1 equals 6 and f of minus 2 equals 10 then find the values of c and d। तो f of x है हमारे पास cx² प्लस d, इसे नाम दे दें 1 का, और अब इसमें आप f of 1 इज़ इक्वल टू 6 ये हम यूज़ करेंगे, इक्वेशन 2 का नाम दे दें, तो x की जगह 1 पुट करें इक्वेशन 1 में, तो आ जाएगा 1, c x की जगह 1 आ जाएगा तो 1 का स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा d, तो f ऑफ 1 6 के बराबर है तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, c आ जाएगा c प्लस d,
इसे नाम दे दें इक्वेशन 3 का। अब हमारे पास f ऑफ माइनस टू भी तो है, तो f ऑफ माइनस टू इज़ इक्वल टू 10, इसे नाम दे दें 4 का। तो इक्वेशन 1 में x की जगह माइनस टू पुट कर दें, क्योंकि यहाँ पर x की जगह माइनस टू है। तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, f ऑफ माइनस टू इज़ इक्वल टू c, x की जगह माइनस टू होल स्क्वायर प्लस d। तो f ऑफ माइनस टू किसके बराबर है, 10 के बराबर है। तो यहाँ पर आप 10 पुट करें, c और माइनस टू का स्क्वायर 4 होगा, माइनस भी ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, प्लस d। तो दिस इज़ 10 इक्वल्स 4c प्लस d, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 5। तो अब आप देखें इक्वेशन 3 और 5 दोनों में प्लस d है, तो अगर हम दोनों को माइनस कर दें तो d कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि 3 माइनस 5 कर देते हैं। इक्वेशन 3 क्या है, c प्लस d पहले लिख दें और 6 बाद में लिख दें। इक्वेशन 5 क्या है, 4c प्लस d पहले लिख दें और 10 बाद में लिख दें। तो माइनस करते हुए दूसरी इक्वेशन का साइन चेंज होता है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये 10 प्लस का है, ये भी माइनस हो जाएगा। तो d से माइनस d कैंसिल, माइनस 4c प्लस c दिस इज़ माइनस 3c, एंड माइनस 10 प्लस 6 दिस इज़ माइनस 4, एंड c के साथ माइनस 3 है तो माइनस 3 से डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन को, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, c की वैल्यू आ जाएगी, ये माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज़ 4/3। अब ये c की वैल्यू आप पुट कर दें इक्वेशन 3 में, तो इक्वेशन 3 एक्चुअली क्या है, c प्लस d इक्वल्स 6, तो c की जगह c की वैल्यू 4/3 पुट करें, प्लस d इज़ इक्वल टू 6, तो d इज़ इक्वल टू 6, ये 4/3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो d इज़ इक्वल टू ये देखें, ये एलसीएम 3 आ जाएगा, डिनोमिनेटर तो 3 है, एंड ये 3 6 से मल्टीप्लाई करें तो 3 6 ज़ा 18, सो दिस इज़ 18 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3, सो 18 माइनस 4 इज़ 14, सो दिस इज़ 14/3, एंड ये हमारा आंसर आ गया। तो c की वैल्यू है 4/3, d की वैल्यू है 14/3। तो बच्चों ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.3। तो मिलते हैं फिर रिव्यू एक्सरसाइज 3 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।